वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन चैनल फिक्शनल जोशी। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फाइनली मैं आपके साथ आज हंगवांग जून सीज़न 2 के सेकंड लास्ट पार्ट को स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कहा था कि इसका लास्ट पार्ट में शेयर करूँगी, लेकिन अभी जो है मैं वीडियो बड़े नहीं बना सकती, कुछ प्रॉब्लम चल रही है मैं इंटरनेट के साथ, इसलिए मैं वीडियो छोटे बना रही हूँ। अगर बड़े बनाती तो शायद 1 डेढ़ या 2 घंटे में पार्ट एंड हो जाता, लेकिन अभी वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं बना पा रही हूँ, इसीलिए इसका ये सेकंड लास्ट पार्ट है। और आई रियली प्रॉमिस कि इसका लास्ट पार्ट कल आ जाएगा। उसके साथ ही आज मैं शायद फेटेड मेट्स का भी पार्ट अपडेट कर दूँ, क्योंकि उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ये एंड होने के बाद में फेटेड मेट्स और प्लीज लव मी को साथ ही लेकर चलूँगी, क्योंकि वो भी स्टोरी लोगों को पसंद आ रही है। तो उसे भी मैं अब बीच में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने किसी स्टोरी को बीच में छोड़ दिया तो फिर मैं उसे डिसकंटिन्यू करने लग जाती हूँ, मुझे फिर उसको कंटिन्यू करना याद नहीं रहता। तो इसीलिए मैं अब अपनी स्टोरी को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहती। एंड पिछले पार्ट्स पर जिन्होंने मायमुआ जिनके या किसी और भी पार्ट्स पर कमेंट किए हैं, तो उनका दिल से शुक्रिया। एंड आइए हमारी स्टोरी को अब स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि आप जो लोग हो जब कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, आपके थॉट्स स्टोरी को लेकर कैसे हैं, क्योंकि आप मेरी एक छोटी सी फैमिली हो जिसके साथ मैं अपनी इमेजिनेशन शेयर करती हूँ, अपनी फैंटेसीज शेयर करती हूँ। क्योंकि भले ही हमारी लाइफ में कितने ही लोग हैं या फिर मेरे कितने ही और दोस्त हैं, उनके साथ ये सब मैं शेयर नहीं कर सकती। हाँ, मेरे दोस्त मुझे समझती है या फिर हम बिल्कुल बेस्टीज की तरह होते हैं, लेकिन फिर भी ये सब वो नहीं समझ सकती। ये सिर्फ आप समझ सकते हो, मेरी इमेजिनेशन को सिर्फ आप सुन सकते हो, और मैं सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए ये फिर बनाती हूँ या फिर सोचती हूँ। लिटरली अभी मेरे पास बहुत सारे एफ है और मैं जल्दी से पिछले एफ ख़त्म करके नए एफ लाना चाहती हूँ। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर कोई मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे अगर मैं कोई भी स्टोरी डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। आई होप कि मैं आपको सेटिस्फाइड कर पाऊँ। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर विंग ने या वांगजी ने यांगजी को सज़ा दी थी। यांगजी को विंग ने कैद में रखा था, इसलिए यांगजी कैद में ही थी और विंग ने ये सोच लिया था, जैसे ही वांगजी उसकी लाइफ से गया था उसने सोच लिया था कि यांगजी ने जो कुछ भी वांगजी के साथ किया है उसने उसे मैनिपुलेट किया है, तो वो उसकी सज़ा वही होगी जो वांगजी डिसाइड करेगा, क्योंकि उसने सफ़र किया है, विंग ने भी सफ़र किया है, लेकिन उससे ज़्यादा वांगजी ने सफ़र किया है, तो यांगजी को सज़ा वांगजी ही देगा। इसीलिए वांगजी आ चुका था, वांगजी को उसका ओहदा मिल चुका था, उसकी जगह मिल चुकी थी। वांगजी वी एम्परर की क्वीन था, विंग का ओमेगा हस्बैंड था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वांगजी वी सेक्ट के हायर की मदर था, इसीलिए वांगजी की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। पूरे वी क्लैन में वांगजी की रिस्पेक्ट थी, क्योंकि वांगजी एक ऐसा पर्सन था जो न्याय करता था। उसके साथ ही वांगजी अपने राज्य को चलाने में बहुत अच्छा हाथ बटाता था। वो कोई ऐसा नहीं था कि दूसरों में गाँव की तरह बैठा रहता था, या फिर वो उसे बस ये राज्य के काम नहीं आते थे, वो विंग से कंधा मिलाकर काम किया करता था। उसके साथ ही वो विजान का भी ख्याल रखा करता था। और फिर आई यांगजी को सज़ा देने की बारी। वांगजी को जब पता चला था कि यांगजी प्रेग्नेंट है, तो उसने सोचा था कि वो यांगजी को सज़ा देगा, लेकिन उससे पहले कि यांगजी का बेबी जो है वो इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद वो यांगजी को सज़ा देगा। लेकिन यांगजी इतनी ज़्यादा नफरत में पागल हो चुकी थी कि ये जानने के बाद भी कि वो प्रेग्नेंट है, पहले तो उसने इल्ज़ाम विंग पर लगाने की कोशिश की कि ये बेबी विंग का है, लेकिन विंग शायद पहले से ही तैयार था। हालांकि उसे पता तो नहीं था कि यांगजी प्रेग्नेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं यांगजी जो कुछ भी उसकी पीठ के पीछे कर रही थी ये उसे पता था, इसीलिए उसने लिन रेन को यहाँ पर बुलाया था, जो कि यांगजी का लवर था। वो तो यांगजी से प्यार करता था, लेकिन यांगजी उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही थी। इसीलिए जब लिन रेन को इसे पता चला तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसे बस अपना बेबी चाहिए था, इसलिए उसने वांग से प्लीड की थी कि उन्हें यांगजी को जो भी सज़ा देनी हो वो दे, लेकिन उसका बेबी उसे वापस दे दिया जाए ताकि वो अपने बेबी का ख्याल रख सके। वो यांगजी से कोई रिश्ता नहीं करना चाहता तब तक जब तक कि उसका बेबी उसके हाथ में नहीं आ जाता।
उसके बाद सब लोगों ने इस बात पर हाँ कर दी थी कि हाँ, यांग जी का एक बार जब तक बेबी इस दुनिया में नहीं रहते तब तक यांग जी का ख्याल रखा जाएगा, वो लिनरेन के साथ रहेगी। और अगर वहाँ भी यांग जी सुधर जाती है, यांग जी लिनरेन के साथ रहने के लिए मान जाती है, तो यांग जी को माफ़ कर दिया जाएगा या फिर कुछ ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी जिससे यांग जी की जान ना जाए। लेकिन यांग जी नफरत में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने अपने उस अनबॉर्न बेबी का भी ख्याल नहीं किया, और लास्ट में उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ किया और उस एनर्जी से उसने वांग जी और विजान पर वार किया था। और ये अनबीरेबल था। इससे पहले कि वो वार वांग जी या विजान को हिट कर पाता, विंग उन दोनों के बीच में खड़ा हो गया और उसने उस वार को वापस यांगजी की तरफ भेज दिया। यांगजी जिसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ कर दिया था, इस वजह से उसका बेबी अब नहीं रहा था, उसका मिसकैरेज हो चुका था, और ये यांगजी ने खुद किया था। और उसके साथ ही विंग का जो वार गया था उससे यांगजी बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी, लिटरली वो अधमरी हो चुकी थी। वांग जी ने जब ये देखा था तो उसे गुस्सा बहुत आया था, वो यांगजी को सह देना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि एक मदर की अहमियत क्या होती है या फिर एक बेबी की अहमियत एक मदर की लाइफ में क्या होती है। उसने सोचा था कि यांगजी बेबी आने के बाद सुधर जाएगी, लेकिन यांगजी ने उस बेबी की कोई चिंता नहीं की और उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए उस बेबी की जान ले ली थी। और इसी वक्त वांग जी को बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए उसने यांग जी को सजा दी थी कि यांग जी की हालत वैसे बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसने जितनी भी अपनी पावर्स थी उसका यूज़ वांग जी पर हमला करने के लिए कर दिया था, इसलिए यांग जी की जो गोल्डन कोर थी वो नष्ट हो चुकी थी। उसके साथ ही उसका वॉर्म भी खत्म हो चुका था, लिटरली वो पूरा खत्म हो चुका था। और यांग जी को सलाह दी गई थी कि अब वो ये लिंगे विसेक्ट में दिखेगी नहीं, अगर दिखेगी तो यांग जी की सज़ा फिर एम्परर तय करेंगे। और यांग जी को थोड़ा सा यहाँ पर ठीक करके उसको हील करके कि यांग जी अब चल सके, उसको यहाँ से भेज दिया गया था। यहाँ तक कि यांग जी के पेरेंट्स ने भी यांग जी को अपने फैमिली से डिसओन कर दिया था। और लिनरेन जो टूट तो बहुत गया था क्योंकि उसने उसने अपना बेबी खोया था, और कहीं ना कहीं यांग जी से भी वो प्यार करता था। उसके बाद लिनरेन भी वहाँ से जा चुका था और वांग जी ने और इतना सब कुछ सह लिया था कि वांग जी भी वहाँ पर नहीं रुका था। और विजान जिसने आज से पहले ये देखा नहीं, सुना नहीं, यहाँ तक कि उसने सपने में भी ये सब नहीं सोचा था, उसने ये सब देखा था, तो वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वांग जी विजान को लेकर उनके रूम में जा चुका था। वहीं वींग ने भी उस कोर्ट को वहीं बर्खास्त कर दिया था और वो भी वांग जी के पीछे चला गया था। इस वक्त वांग ने वींग को नहीं रोका क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अपने रूम में पहुंचने के बाद उसने विजान के उन हेवी रोब्स को निकाला जो कि वांग जी ने आज पहनाए थे, क्योंकि आज वांग जी और विजान को एज अ क्वीन एंड एज अ क्राउन प्रिंस सबने देखा था, तो इसीलिए उनके जो रोब्स थे वो हेवी थे और ये वींग ने बनवाए थे। इसलिए उसने विजान के रोब्स को खोला और फिर उसको कंफर्टेबल क्लॉथ्स में चेंज किया और फिर उसे सुला दिया था। विजान डरा हुआ था, ये वांग जी समझ सकता था क्योंकि वांग जी उसकी मदर है। विजान के फेरामोन से वांग जी विजान को समझ सकता है, इसलिए उसने विजान को सुला दिया था। विजान को सुलाने के बाद उसने देखा विंग जो तब से वहीं पर ही था, पता नहीं विंग कहाँ खोया हुआ था, और वो इंटेंसली वांग जी और विजान की तरफ देखे जा रहा था। वांग जी को पता तो था कि विंग यहाँ पर था, पर वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था, उसके लिए जैसे विंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और यही चीज़ विंग का दिल तोड़ने के लिए काफ़ी थी, लेकिन वो जानता है उसने जो किया है उसके लिए तो बहुत कम सज़ा है। अब वांग जी भी अपने बेड से उठ गया और वो दूसरी तरफ जाने लगा, तभी विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और ये फील होने के साथ ही वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वो विंग की तरफ से देख रहा था कि उसने उसके हाथ को क्यों पकड़ा है। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और वो थोड़ा सा उसे विजान के बेड से दूर ले गया। वांग जी का जो रूम था वो 2 से 3 चैम्बर्स में बटा हुआ था, इसलिए जहाँ पर विजान सो रहा था विंग ने वांग जी के हाथ को वहाँ से पकड़ा और वो बाहर ले जा चुका था। वो एक ऐसे स्पेस में से जहाँ विजान की बातें नहीं सुन सकता। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वी तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और अचानक विंग अपने घुटनों पर बैठ गया। ये देखकर वांग जी शॉक था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम ये कर क्या रहे हो वी। ये सुनकर विंग ने वांग जी की आंखों में देखकर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, लंजा मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो बहुत गलत था। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ये तुमसे नहीं कह रहा कि तुम मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तुमने इन 6 सालों में सहा है वो सिर्फ तुम जानते हो। तुमने विजान को अकेले पाला है, इतना ही नहीं बल्कि जब तुम प्रेग्नेंट थे और तुम यहाँ से चले गए थे तो मुझे नहीं पता कि तुमने क्या क्या सहा था। ये तुम्हारी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, एक ओमेगा का अकेला होकर अपने
बेटे को पालना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ। ऊपर से उस छोटे से घर में जहाँ पर तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने विज़ान को बर्थ दिया। तुमने 9 मंथ विज़ान को अपनी बेली में रखा और उसका ख्याल रखा। तुमने अपना ख्याल रखा। विज़ान को आज तुमने इतना स्ट्रोंग बनाया। मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है और इतनी आसानी से तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, और मैं इतनी आसानी से माफ़ होना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था। भले ही फियांग से मेरी दोस्त थी, लेकिन मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था, मुझे अपने रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे दिल को तोड़ दिया, तुम्हारे स्वाभिमान को मैंने ठेस पहुँचाई थी। इसीलिए मैं सिर्फ तुमसे एक मौका चाहता हूँ, एक चांस। रंजा, गलती सबसे होती है, लेकिन दूसरा मौका तो सबको मिलता है। इसीलिए मैं बस तुमसे दूसरा मौका चाहता हूँ। दूसरा मौका तो तुमने यांग को भी दिया था रंजा, तो मैं भी तुमसे सिर्फ एक दूसरा मौका चाहता हूँ। मैंने जो भी गलतियाँ की थी, मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। विजान के लिए एक अच्छा फादर बनना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए एक अच्छा अल्फा बनना चाहता हूँ, और हमारे रिश्ते को दिल से निभाना चाहता हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ लंजा, प्लीज़ मुझे मौका दो। ये सुनकर वांग जी की आंखें नम तो थी, लेकिन वो अभी भी वींग की तरफ कोल्डली ही देख रहा था। उसने अपने हाथों को वींग से चढ़ाकर वो घूम गया और उसने सामने की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ से खिड़की से बाहर का नज़ारा दिख रहा था। वांग जी ने इंटेंसली सामने की तरफ देखते हुए कहा, बहुत मुश्किल है वी, इतना आसान नहीं है तुम्हें माफ़ करना। तुमने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई थी। तुमने इनडायरेक्टली मुझे कैरेक्टरलेस कहा था। मैं यहाँ आया क्योंकि मैं अपने बेटे को वो देना चाहता था जो उसका है। मैं यहाँ आया क्योंकि मैं देख सकता था कि माँ और बाबा यहाँ पर विजान के साथ रहना चाहते थे। मैं सिर्फ यहाँ यांगजी को सजा देने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं अपना हक लेने आया था, जो मेरा हक था, और वो भी तुम्हारे कहने पर। लेकिन तुम्हें माफ़ी ये इतना आसान नहीं है। तुमने और मेरे गाने मेरे साथ वो किया जो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी भी, इतना आसान नहीं है तुम्हें माफ़ करना। लेकिन अगर तुम दूसरा मौका चाहते हो तो मैं, ये बोलकर उसने वींग की तरफ देखा। वींग और फुल आइज के साथ उसकी तरफ देख रहा था। वींग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैंने जो भी किया वो गलत था। मैं अपनी गलती को स्वीकार रहा हूँ, उसे कबूल कर रहा हूँ, और जो तुम सज़ा देने वाले हो मैं वो स्वीकार करने के लिए मैं वो स्वीकार कर रहा हूँ। तुम्हें जो सज़ा देनी है वो तुम मुझे दे सकते हो, लेकिन लंजा, मैं बस अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं अपने इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहता हूँ। जैसा हमारा रिश्ता पहले था, मैं जानता हूँ वो सब पहले नहीं हो, अब नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ और विजान के साथ एक नई फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ, जहाँ पर हम तीनों हो, हमारी लाइफ में प्यार हो, एक दूसरे के लिए केयर हो, और सबसे ज़्यादा हम हमारे रिश्ते पर भरोसा करें। मैं बस उस भरोसे को अर्न करना चाहता हूँ ताकि तुम मुझ पर भरोसा कर सको। रंजा, क्या तुम मुझे मौका नहीं दे सकते? ये सुनकर वांग जी ने वी की तरफ देखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा क्या भरोसा वी, कल यांग जी थी, और अगर तुम्हारी लाइफ में फिर से कोई आ गया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूँगा वींग? तुम कह रहे हो, लेकिन अब तुम पर भरोसा करना मेरे लिए आसान नहीं है। ये सुनकर वींग की आंखें बंद हो गई, उसकी आंखों से आंसू बह गए। वो जानता है इतना आसान नहीं होता किसी का भरोसा तोड़कर उसे वापस पाना, क्योंकि वींग ने एक ऐसी चीज़ की है जिसकी शायद माफ़ी नहीं हो सकती, फिर भी वांग उसे माफ़ करने के लिए तैयार है। तो क्या वींग इतना सब कुछ नहीं कर सकता? उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं बेवकूफ़ था जो मैंने यांग जी को अपने बीच में लाने दिया, लेकिन अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। हमारी छोटी सी फैमिली को कोई तोड़ नहीं सकेगा, और जिसने भी तोड़ने की कोशिश की तो मैं विभूषण दी लिंग पेट्रियार्क उसकी जान ले लूँगा। उसे मारने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। मुझे बस तुम्हारा ट्रस्ट वापस चाहिए लंजा, और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने वी की तरफ देखते हुए कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रहा हूँ, लेकिन वी, याद रखना, अगर इस बार तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, अगर इस बार तुमने मेरा दिल दुखाया, तो आई स्वेयर मैं मेरे बेटे को लेकर इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम कितना ही ढूंढना चाहो तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। ये बोलकर उसने वींग की तरफ देखा, और वींग भी वांग जी की तरफ देखे जा रहा था, और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फेस पर एक स्माइल थी कि वांग जी ने उसे मौका दे दिया था। दोनों ही साइलेंस में वहाँ पर खड़े हुए थे। पता नहीं कितना ही टाइम गुजरा, वांग जी वींग की तरफ देख रहा था और वींग वांग जी की तरफ। वींग अभी भी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था।
विंग इतना खुश था कि वो खड़ा हुआ और उसने वांग जी को हक कर लिया। ये इतना सडन हुआ था कि वांग जी को कुछ रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन जब विंग ने उसे हक किया तो वांग जी को भी एक वार्म फीलिंग हुई। उसने विंग की आंखों में वो सिंसियरिटी देखी थी। विंग सच में रिग्रेट कर रहा है, विंग की आंखों में वो पछतावा है, और इसीलिए वांग जी ने विंग को दूसरा मौका दिया था। लेकिन इतनी जल्दी वो विंग को माफ़ नहीं करने वाला, इतनी जल्दी वो विंग से पिघलने नहीं वाला। और रही स्किन कांटेक्ट की बात, तो ये तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए उसने विंग को खुद से पुश करते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहा, एम्परर वी, मैंने सिर्फ आपको दूसरा मौका दिया है, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप उसे टच कर सकते हो। ये बोलकर उसने कोल्डली विंग की तरफ देखा और विंग विंग एम्ब्रेस हो गया, क्योंकि ये सही है, उसने अचानक ही वांग जी को कर लिया। वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसने देखा ही नहीं कि वांग जी ने अभी इस चीज़ की इजाज़त उसे नहीं दी है। वो अपनी नेक को रब करने लगा। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, वो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। लंजा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, आज के लिए बहुत कुछ हो गया है और तुम चिंता मत करो, आज से मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। एंड थैंक यू सो मच मुझे दूसरा मौका देने के लिए। ये बोलकर विंग मुस्कुराते हुए वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी बिना कुछ कहे या फिर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए वहाँ से जा चुका था। और फिर क्या था, विंग के एफर्ट्स स्टार्ट हो चुके थे। विंग जितना हो सके उतना वांग जी को मनाने की कोशिश कर रहा था, जितना हो सके उतने एफर्ट कर रहा था कि वांग जी उस पर ध्यान दे, वांग जी उससे बात करे, वांग जी उससे माफ़ करे, या फिर वांग जी को ऐसा लगे कि विंग बदल रहा है, विंग सुधर रहा है। विंग एक एम्परर था, तो इसलिए उसके ऊपर इस क्लेम की जिम्मेदारी थी। उसके साथ ही वो वांग जी पर ध्यान दे रहा था, वो अपने मिस्टेक्स को सही कर रहा था, और इस बीच में भी विजान का भी ध्यान रखा करता था। वो विजान को उस ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल करने में मदद किया करता था, उसे सिखाया करता था कि विजान को उस ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल कैसे करना है। हालांकि अभी तक विजान विंग को अंकल किंग ही बुलाता है, और इस चीज़ से विंग को हर्ट तो होता है, लेकिन वो जानता है वो ये डिजर्व करता है। विजान ने से पहले कभी देखा ही नहीं है, तो पर कहीं ना कहीं विंग ये जानता है कि विजान को पता है कि वो उसका डैड है, लेकिन वो विजान से जानबूझकर नहीं बुलाता, क्योंकि विजान एक मैचर किड है। विजान और बच्चों की तरह नहीं, वो इस 6 साल की उम्र में ही और बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो जानता है, उसने वांग जी को देखा है उदास होते हुए, भले ही वांग जी विजान के पास कितना ही खुश होता था, लेकिन अकेला। जब कभी वांग जी थोड़ा सा भी अकेला आता था वो उदास रहता था, और ये चीज़ विजान ने देखी है। विजान ने रात को वांग जी को रोते हुए सुना, इसीलिए वो भी विंग को एक हार्ड टाइम दे रहा था, वो भी विंग को परेशान किया करता था। पर विंग विंग बहुत ही खुले दिल से इन सबको एक्सेप्ट कर रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी फैमिली कंप्लीट हो रही है। एक ऐसा मेगा जिसके पीछे वो हमेशा भागता रहता है, उसे मनाता रहता है, और एक ऐसा बेटा जो हमसे उससे हमेशा उससे ज़िद करता रहता है कि उसे ये चाहिए, वो ये नहीं कर सकता, वो इतना सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन विजान एक ऐसा पर्सन है जो वो सीख रहा है, विंग जैसे जैसे सिखा रहा है वो सीख रहा है, और सिर्फ विंग ही नहीं बल्कि वांग जी भी उसे सिखा रहा है। और विजान एक डेमोनिक कल्टिवेटर और हंगवांग जुन का बेटा है, तो विजान के पास पावर्स ज़्यादा है। ऊपर से विजान के पास ये दिमाग है कि वो जैसा कि वांग जी एक वैद्य है, तो उसे भी बहुत सारी हर्ब्स की जानकारी है, और वो भी एक बहुत अच्छा हीलर है। लेकिन अभी तक विजान को इतना सब कुछ नहीं आया है। अभी तक जैसे कोई बच्चा नर्सरी में होता है अपनी स्टडीज़ को लेकर, वैसे विजान अभी जैसे नर्सरी में है, और वांग जी विंग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो विजान को सिखा सके, क्योंकि विजान के पास जो ब्लैक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। विंग ने भी बहुत मुश्किल से उस ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल करना सीखा था, और इसीलिए विजान को भी उस ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं वो ब्लैक एनर्जी वापस विजान पर ही हावी हो सकती है, और ये बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए विंग विजान को सिखा रहा है। और इस बीच में लेन शिचेन और वांग जी का रिश्ता कुछ ज़्यादा सुधरा तो नहीं था, लेकिन शिचेन पूरी कोशिश कर रहा था वांग से बात करने की, अपने एफर्ट लगाने की। उसे पता चल गया था जिस तरह से विंग वांग जी के पीछे जाता था, या फिर वो विंग वांग जी से जिस तरह से बात किया करता था, तो उसे लग गया था कि वांग जी ने विंग को दूसरा चांस दे दिया है। उसे भी दूसरा चांस चाहिए था, लेकिन वो जानता है विंग पर आया था, लेकिन वो अपना था, उसने वांग जी पर भरोसा नहीं किया, वो अपने लिटिल लेडी पर भरोसा नहीं किया उसने। इसलिए लेजेंड पछता रहा था। उसे बहुत दुख भी होता था जब वांग पर ध्यान नहीं देता था, या फिर उसके सामने होते हुए वांग से बस क्रॉस करके निकल जाया करता था। ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसलिए एक दिन उसने वो वांग के सामने गया, उसने भी वांग से माफ़ी मांगी, उसने भी सेकंड चांस मांगा, लेकिन वांग जी बहुत ज़्यादा टफ था, और उसका टफ होना जायज़ था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था 6 साल पहले वो इन सबसे बहुत कम था।
लेकिन उसने कहीं ना कहीं बिना कुछ कहे लेनचेन को शायद सेकंड चांस दे दिया था, इसलिए लेनचेन भी अपना ज़्यादातर टाइम वांग जी के साथ ही बिताया करता था। वी कपल को अपने ग्रैंड चाइल्ड्स मिल गए थे, जिंगई और विजान, जिंगई लेनचेन और जियांगचिंग का ओमेगा चाइल्ड था, जिनका नाम उन्होंने जिंगई रखा था। और विजान, वो उन दोनों को अपना ग्रेट चाइल्ड मिल गए थे, इसलिए उन दोनों के इन चारों कपल से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दोनों जानते थे कि विजान, विंग और नेचर ने जो भी किया है उसकी सज़ा उन दोनों को मिल रही है और ये सही है। वांग जी उनके साथ जो कुछ भी कर रहा है वो सही है। वांग जी उन दोनों से बातें कम ही करता है, बहुत कम वांग जी उन दोनों से बात करता है। और ये सब जानते हुए भी मैडम वी या फिर फेंग मैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनके बेटों को उनकी सज़ा मिल रही है, उन्हें जो मिलनी चाहिए वो सज़ा उनको वांग जी दे रहा है, क्योंकि उन्होंने सबने वांग जी को देखा है कि वांग जी एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था। तो फेंग मैन और मैडम वी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वांग जी ने बहुत आसानी से माफ़ कर देगा, लेकिन वांग जी ने जो कुछ सहा था उसने वांग जी को इतना कोल्ड बना दिया था कि अब वांग जी उन लोगों पर वापस विश्वास करने में झिझक रहा है, उसे वो उन पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। लेकिन विंग एफर्ट कर रहा था। और अभी सब वी फैमिली ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया था। उसके बाद वांग जी ने विजान के हाथ को पकड़ा और उसे गार्डन की तरफ ले जाने लगा। वांग जी सुबह विजान को मेडिटेट करना सिखाता है और बाद में विंग विजान को अपने साथ ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाता है। और विजान बहुत हद तक उस एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गया है। वो अपनी फ्लूट को भी बहुत अच्छी तरह से बजाना सीख गया है, इतना तो वो सीख ही गया है कि अब अगर वो किसी मुसीबत में पड़ जाएगा तो वो अपनी इन पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। वही वांग जी उसे अब मेडिटेशन करना सिखाता है। वैसे विजान बहुत ज़्यादा नखरे करता है, जब भी वो वांग जी लोटस पोजीशन में बिठाने की कोशिश करता है तो वो कभी इधर हिलता है कभी इधर हिलता है। और ये देखकर वांग जी को ऐसा लगता है कि सच में ये विंग का ही बेटा है। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि वांग जी भी अपनी लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था और विजान भी अपनी लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था। उन्हें मेडिटेशन करते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। वांग जी भी सिखाने में भी विजान को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो विजान को लेकर सॉफ्ट रहेगा सिखाते वक्त तो विजान सीखेगा नहीं या फिर टेंट्रम तो करेगा। इसीलिए वो जब वो विजान को सिखाता है तो वो विजान के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है। और 1 घंटे बाद जब उसने देखा कि विजान अभी भी वैसे ही बैठा हुआ है तो उसने लगा कि उसने शायद अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस से ट्रीट कर दिया है। इसीलिए उसने विजान को बुलाते हुए कहा, विजान बेबी अब हो गया, अब अपनी आंखें खोलो। ये बोलकर उसने विजान की तरफ देखा, लेकिन विजान तो हिला ही नहीं। वांग जी को लगा कि विजान क्या इतनी गहरी मेडिटेशन में चला गया, इतना गहरा तो कोई जा नहीं सकता। अगर कोई बुलाता है तो कितना बड़ा कल्टीवेटर है उसे आवाज़ आती है। इसलिए उसने फिर से विजान को बुलाते हुए कहा, विजान बेबी क्या हुआ, क्या तुम अभी भी मेडिटेशन कर रहे हो? पर विजान हिला ही नहीं। और वांग जी ये देखकर वांग जी के फेस पर फ्रॉन आ गया। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने विजान के शोल्डर पर बिल्कुल हल्का सा हिट किया और अगले ही पल विजान जमीन पर गिरने वाला था, लेकिन वांग जी ने उसे थाम लिया और विजान सो रहा था यहाँ पर। और ये देखकर वांग जी को इतना गुस्सा आया था कि उसने उस वक्त विजान को रूल्स लिखने की पनिशमेंट दी थी। वो रूल्स जो गुस्से में होते हैं वो रूल्स विजान को भी पता है, वो रूल बुक वांग जी के पास थे, इसीलिए वो विजान को रूल्स कॉपी करवाया करता था जब भी विजान कुछ भी गलती किया करता था। और उस पूरे दिन विजान को लिटरली 100 रूल्स कॉपी करने पड़े थे, वो भी हर रूल को उसे 50 बार लिखना पड़ा था। और ये बहुत बड़ी पनिशमेंट थी 6 साल के बच्चे के लिए। लेकिन वांग जी बहुत स्ट्रिक्ट था। विजान पूरे 1 घंटे तक सो रहा था और वांग जी को लग रहा था कि उसका बेबी कितना अच्छा है कि वो मेडिटेशन कर रहा है। इसलिए सभी लोग वांग जी की उस स्ट्रिक्टनेस से डरते थे। वहीं दूसरी तरफ आज भी उसी तरह विजान को वांग जी लेकर जा रहा था। वो लगभग गार्डन में पहुंच चुके थे, तभी विंग वहाँ पर आया। अभी नॉर्मली विंग को मॉर्निंग वॉक का टाइम होता है तो विंग को मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए था, लेकिन विंग वहाँ पर नहीं गया। वांग जी ने विंग को अपने पास देखा तो उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी की आवाज़ फर्म थी। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, विजान बेबी आज तुम्हें मेडिटेशन नहीं करनी। ये सुनकर विजान के फेस पर ये बड़ी वाली स्माइल आ गई। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, सच अंकल किंग, मुझे आज मेडिटेशन नहीं करनी पड़ेगा। ये सुनकर विंग ने नोट किया, पर वांग जी ने घूर कर विजान की तरफ देखा तो विजान चुप हो गया। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, एम्परर वी, और आज विजान मेडिटेशन क्यों नहीं करेगा? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, पहले ये बोलकर उसने एक सर्वेंट की तरफ देखा। उस सर्वेंट ने नोट किया। विंग ने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें माँ बाबा के पास ले जाओ। ये सुनकर उस सर्वेंट ने नोट किया और उसने
उसने विजान के हाथ को पकड़कर वहाँ से ले गया। वांग जी से रोकना चाहता था, लेकिन विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, एम्परर वी, आप ये क्या कर रहे हैं? यह सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो वांग जी के हाथ को पकड़ कर ले जाने लगता है। उससे पहले उसने वांग जी की आंखों पर पट्टी बांध दी थी और ये देखकर वांग जी शौक था। उसने विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहा, वी, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो? यह सुनकर विंग ने वांग जी के ईयर के पास विस्पर करते हुए कहा, डोंट वरी लंजा, कुछ नहीं होगा, मुझे बस तुम्हें कुछ दिखाना है, तो मेरे साथ चलो, शांत रहो। ये बोलकर उसने वांग जी को सिक्योरली पकड़ लिया ताकि वो गिर ना सके और उसे ले जाने लगा जहाँ पर भी वो ले जाना चाहता था। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलने के बाद वांग जी को रियलाइज हुआ जैसे वो किसी चैम्बर में एंटर किए हो। ये देखकर एक पल के लिए वांग जी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ था, लेकिन अगले ही पल विंग ने वांग जी के ईयर के पास आते हुए कहा, लंजा, अब मैं तुम्हारी पट्टी खोल रहा हूँ। ये बोलकर उसने वांग जी की आंखों की पट्टी खोल दी थी। जैसे वो पट्टी खुली, वांग जी ने तुरंत अपनी आंखों ओपन की और सामने जो भी वांग ने देखा उसे देखकर वांग जी सरप्राइज भी था और शौक भी था, क्योंकि सामने का नज़ारा ही ऐसा था। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा था। वांग जी का मेडिकल पवेलियन ये वांग जी का मेडिकल पवेलियन था, और सिर्फ ये मेडिकल पवेलियन ही नहीं था, बल्कि जो मेडिकल पवेलियन 6 साल पहले था, ये था वही, लेकिन इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था। पहले का जो मेडिकल पवेलियन था वो छोटा था, लेकिन ये बहुत बड़ा लग रहा था, और यहाँ तक कि इसको जैसे तैयार किया गया हो, इसको दोबारा रिन्यू किया गया हो। यहाँ का जितना भी फर्नीचर था, जितना भी इंटीरियर डेकोर था, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव लग रहा था। यहाँ तक कि पहले इसमें कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि इस पर कोई ध्यान दिया नहीं करता था। वांग जी की शादी एक अनवांटेड मैरिज थी, तो वांग जी की इच्छाओं पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दी थी। लेकिन अभी हर इसको जिस तरह से नए तरीके से बना गया था, जहाँ पर भी मेडिसिन रखनी होनी चाहिए थी, वहाँ का एक रैक अलग बनाया गया था। वहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन थी, और इतना ही नहीं बल्कि उस रैक के दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा अलमारी की तरह एक रैक बनाया गया था, जिस पर बहुत सारी बुक्स रखी गई थी, और वो बुक्स लिटरली 100 से नहीं 1000 से ज़्यादा बुक्स होंगी। बहुत सारी बुक्स, बहुत अलग अलग तरीके की बुक्स वहाँ पर रखी हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वांग जी ने ये भी नोटिस किया कि इस पवेलियन को बढ़ा दिया गया है, और वहाँ पर एक बेड रखा गया है जिससे किसी पेशेंट को दिखाया जा सके, या फिर अगर वो खुद थक जाए तो वहाँ पर आराम कर सके। वांग जी के वहाँ पर बैठने की जगह को बदल दिया गया था, जहाँ पर वांग जी बैठ कर रिसर्च कर सके या फिर कोई दवा बना सके। और ये सब वांग जी के लिए इतना ज़्यादा हार्ट वार्मिंग था कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे उसे खुद ही रियलाइज़ नहीं हुआ। और विंग ने जब वांग जी को आंसुओं को देखा तो डर गया। उसे लगा कि शायद वांग जी को यहाँ कुछ पसंद नहीं आया, या फिर ये पूरी जगह ही पसंद नहीं है, वांग जी रो क्यों रहा है। क्या उसने वांग जी को उस पहले वाले मेडिकल पवेलियन को छेड़ कर गलती कर दी? सीधे वांग जी के सामने गया। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, जैसा तुम चाहो वैसे तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं, प्लीज़ तुम रो क्यों रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसे बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके गले में से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अटक गया है। फिर भी उसने गहरी सांस ली और विंग की तरफ देखते हुए कहा, किसने किया है? क्या ये तुमने किया है? ये सुनकर विंग ने नोट करते हुए कहा, हाँ, ये सब मैंने किया है। क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? क्या कुछ चेंज करना है? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू, ये बहुत अच्छा है, लिटरली ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये सुनकर विंग ने गहरी सांस ली। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे डरा दिया था, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें पसंद आया है तो। ये सब बोलकर विंग ने अपने पास से अपना हैंकी निकाला और वो वांग जी के आंसुओं को पोंछने लगा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने जैसे वांग जी आंखों में पढ़ लिया, जैसे वांग जी पूछना चाह रहा हो कि उसने ये सब कब किया। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, इसका आधा काम मैंने तभी करवा दिया था तुम्हारे जाने के बाद। जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारी शादी एक अनवांटेड मैरिज थी, हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब तुम मेरी लाइफ में आए तो तुमने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया था। तब मैंने तुम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही मैंने तुम्हारी इन अचीवमेंट्स पर ध्यान दिया था। मुझे हर्ब्स या मेडिसिन में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसीलिए मैं ज़्यादातर यहाँ पर आया नहीं करता था। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया था, मेरे पास कोई नहीं था। हालांकि यहाँ पर फैमिली थी, लेकिन सभी लोग अपने अपने ही काम में बिजी रहते थे, इसीलिए मैं बहुत अकेला हो गया था। अपना सारा काम करने के बाद जब मैं अपने रूम में जाता था तो वहाँ पर तुम्हारी यादें मुझे खाने को दौड़ती थी।
मुझे ऐसा वो मुझे सफोकेशन फील करवाती थी। उसे मुझे ऐसा लगता था जैसे वो कमरा मुझे बस निगल लेगा, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं रुक पाता था। और फिर मैं एक दिन यहाँ पर आया और यहाँ पर जैसे तुम्हारी प्रेजेंस तब भी थी, और फिर मैं यहाँ पर आने लगा। यहाँ पर आने के बाद जैसे मुझे सुकून फील हुआ करता था, और मैं घंटों यहाँ बैठकर तुम्हारी यादों को याद किया करता था। तुम्हें इमेजिन किया करता था कि तुम यहाँ कैसे काम किया करते होंगे। कुछ दिनों तक यहाँ आने के बाद मैंने नोटिस किया कि ये जगह कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए तब से मैंने इसे दोबारा बनाना स्टार्ट कर दिया था। और वो पवेलियन थोड़ा सा मुझे छोटा भी लग रहा था, इसीलिए इसके पास जो खाली रूम था मैंने उसे तोड़कर इसी में उसको शामिल कर दिया, और अभी ये इतना बड़ा है। तुम्हें पता है यहाँ पर और भी बहुत सारी बुक्स मैंने मंगाई हैं। यहाँ जितने भी कल्टीवेशन वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े हीलर्स हैं, बहुत वेद हैं जिन्होंने अपनी अपनी रिसर्च की है, उन सबकी बुक्स मैंने यहाँ पर मंगाई है। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स है जो तुम्हारे काम में आ सकती है। और तुम्हें पता है तुमने स्टेन के लिए वो मेडिसिन बनाई थी जिससे कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, उसका यूज़ पहले जब क्रिश्चियन प्रेग्नेंट हुआ था तो हमें पता चल गया था कि ये एक यूज़फुल मेडिसिन है, इसीलिए हमने इसे अपने क्लैन के लोगों पर भी इस्तेमाल किया। हमारे क्लैन में बहुत सारी ऐसी मिगास थी जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, इसीलिए इस बात का जब पता हमको लगा तो हमने उस मेडिसिन को दिया था। और उस मेडिसिन का नाम वो मेडिसिन तुम्हारे नाम से उनको दी गई थी, और लिटरली वो मेगास प्रेग्नेंट हुए, और जब उनका बेबी बोर्न हुआ तो वो यहाँ पर तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। वो यहाँ पर थैंक्स बोलने आई थी कि उनकी लाइफ सच में सुधर चुकी थी, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी तो तुम जानते हो कि हमारी सोसाइटी कैसी है, तो उनके घर वाले या फिर उनके जो ससुराल वाले थे वो उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते थे, कि कोई वो एक ऐसी बहू को नहीं रखना चाहते थे जो उन्हें हायर नहीं दे सकता था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। लेकिन जब तुम्हारी मेडिसिन से वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी, लेकिन तुम यहाँ नहीं थे। और मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मंगवाई है, बहुत दूर दूर से मैंने हर्ब्स मंगवाए हैं। हालांकि मैंने इन सबको किसी को टच नहीं करने दिया। कुछ मेरे ट्रस्टेड पर्सन्स थे जो यहाँ पर आकर इन बुक्स को रखा करते थे या फिर उन हर्ब्स को रखा करते थे। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस मैंने कुछ और चीज़ यहाँ पर मंगवा दी है। आई होप तुम्हें पसंद आए। तुम्हारे जाने के बाद यही एक ज़रिया था जिस ज़रिए से मैं तुम्हें याद कर सकता था। ये सब वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग था। आज तक वांग जी के लिए ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। वांग जी शुरू से एक बहुत बड़ा हीलर एक वैद्य बनना चाहता था। वो ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाना चाहता था जिससे लोगों को मदद मिले, जिससे ऐसी बीमारियाँ जिनका इलाज आज तक नहीं किया गया वांग जी उनका इलाज कर सके। लेकिन उसके लिए उसे एक स्पेस चाहिए होता था, उसे ट्रेवल करना होता था। लेकिन कहीं न कहीं ओमेगा होने की वजह से वांग जी को ट्रेवल करने पर पाबंदी थी, या फिर अपनी फैमिली से लड़कर वांग जी के भी ट्रेवल करने भी जाता था, तो वो 2 या 3 दिन से गुस्से से बाहर नहीं रहा करता था, उसे वापस आना होता था। इसीलिए वो वांग जी भी ज़्यादा दूर गया नहीं। लेकिन उसे बुक्स पढ़ना, मेडिसिन के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। पर उसके पास वो बुक्स भी कम हुआ करते थे। लेकिन अब वो यहाँ पर बहुत सारे बुक्स थे जो वांग जी के लिए यूज़फुल थी, और इसके लिए वो वीक का शुक्रिया करना चाहता था। उसने वीक की तरफ देखे जा रहा था, वीक के फेस पर भी एक स्माइल थी, और वांग जी जैसे वो अपनी वीक की तरफ देख रहा था। पहली बार था जब वांग जी को ऐसा फील हुआ कि हाँ, वो अनवांटेड नहीं है, कोई उसकी भी फिक्र करता है, कोई उसके सपनों को भी आगे रखता है। ये सोचकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। और उस दिन के बाद कहीं न कहीं वीक अब वांग जी थोड़ा थोड़ा बात करने लगा था। वांग जी को यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो चुका था, और जब वीक ने वांग जी से वो माफ़ी मांगी थी, सेकंड चांस मांगा था, उसको भी बहुत टाइम हो चुका था। लेकिन तब से वांग जी वीक से बात नहीं करता था, ठीक से बात नहीं किया करता था। कभी भी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी होता है तो वो कुछ थोड़ी सी बात किया कर लिया करता था, लेकिन ज़्यादातर वो वीक को इग्नोर ही किया करता था। लेकिन उस पवेलियन के इंसिडेंट के बाद वांग विंग से थोड़ा बात करने लगा था, या फिर कहें कि विंग वांग से बात ज़्यादा करने लगा था। और वो अब उन दोनों का जो रिश्ता था वो सुधर रहा था, ज़्यादा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। विंग अभी भी अपनी कोशिश कर रहा था, और वांग जी विंग जो कोशिश कर रहा था उसे देखने की कोशिश कर रहा था, या फिर वो विंग की आंखों में सिंसियरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि विंग अब सच्चा है, विंग फिर से उसके साथ वो सब नहीं करेगा। अब उस इंसिडेंट को बहुत टाइम हो चुका था, और अभी इवनिंग का टाइम था, और वी महल के एक एरिया में, जिस एरिया के में शायद वो किचन लग रहा था, उसके बाद बहुत सारे सर्वेंट्स खड़े हुए थे, और वो कुछ तो डरे हुए थे, कुछ के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जिसे अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ के फेस पर कंसर्न था, और कुछ लोग विस्पर कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे।
सभी जो सर्वेंट थे उस एरिया के, उस किचन एरिया के सभी लोग बाहर खड़े हुए थे और अंदर से कुछ गिरने की, टूटने फूटने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वहीं वांग जी जो सुबह से अपने उस मेडिकल पवेलियन में था और वांग जी ज़्यादा टाइम वो वहाँ पर बिताया करता था और वो विजान को भी अपने साथ ले जाया करता था। कुछ टाइम विजान विंग विंग और अपने फैमिली के साथ बिताया करता और जो विजान बोर हो जाता तो वांग जी के पास आ जाया करता था। इसलिए वांग जी सुबह से वही था, वो एक नई रिसर्च कर रहा था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब वो अपने मेडिकल पवेलियन से बाहर आया और वो अपने रूम की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो थे वो किचन के बाहर खड़े हुए थे और कुछ लोग तो कानाफूसी कर रहे थे और किचन से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये देखकर वांग जी को नहीं समझ आया कि आखिर हो क्या रहा है, ये लोग बाहर क्यों खड़े हुए हैं, डिनर का टाइम हो चुका है तो ये लोग डिनर क्यों नहीं बना रहे हैं। इसीलिए वांग जी उन लोगों के पीछे गया और उसने अपनी एक कोल्ड और फर्म वॉइस में कहा, यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हुए हो। ये सुनकर वो सभी लोग जो अभी तक किचन की तरफ देख रहे थे वो डर गए। उन्होंने वांग जी की तरफ बो करते हुए कहा, क्वीन वो अंदर, वो एम्परर। ये सुनकर वांग जी की बड़ी हो गई। उसने किचन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा एम्परर क्या एम्परर अंदर है। ये सुनकर उन सर्वेंट्स ने नोट करते हुए कहा, हाँ, लगभग 1 घंटे पहले एम्परर अंदर गए थे, लेकिन तब से वो बाहर नहीं आए हैं और अंदर धुआं धुआं है, हम कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने तुरंत अंदर के लिए भागा, क्योंकि वो विंग को अच्छी तरह से जानता है। विंग और किचन का रिकॉर्ड बहुत बुरा है। लिटरली हम सभी जानते हैं कि विंग और किचन का जो आंकड़ा है वो 36 का आंकड़ा है। विंग और किचन एक रो में फिट हो ही नहीं सकते, इसलिए वांग जी डरा हुआ था। जब वो अंदर गया तो चारों तरफ धुआं ही धुआं था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। और ये देखकर वांग ने अपने फेस पर हाथ रख दिया, क्योंकि उसे खांसी आ रही थी और खांसते हुए ही अपने सामने से उस फोक को, उस धुएं को उठाते हुए आगे जा रहा था। और जैसे जैसे आगे जा रहा था उस किचन को देख पा रहा था। पूरे फ्लोर पर आटा बिखरा हुआ था, सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि बहुत सारे चावल भी नीचे बिखरे हुए थे। वांग थोड़ा जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि किचन का जो स्लेब था उस पर कटी हुई वेजिटेबल्स थी, जिनको बहुत अजीब तरीके से काटा गया था और पानी फैला हुआ था। और वो पानी थोड़ा सा फर्श पर भी गिरा हुआ था, इसलिए जो आटा जो उस फ्लोर पर फैला हुआ था वो वांग के पैरों में आ रहा था और वो बहुत चिपचिपा लग रहा था। वांग ने जब देखा, वांग ने चारों तरफ देखा, वो विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे से किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई देती है और ये सुनने के साथ ही वांग जी अलर्ट हो जाता है। वो घूमता है और अपने पीछे देखता है और सामने जो नज़ारा देखता है तो वांग जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। सामने विंग खड़ा हुआ था, विंग नहीं बल्कि विंग के साथ विजान खड़ा हुआ था जो उसके साथ ही था। विंग और विजान दोनों की हालत थी कि विंग ऊपर से नीचे तक लिटरली पूरा आटे में था। विंग के बालों में आटा था, विंग के फेस पर पूरा आटा लगा हुआ था, विंग के लिप्स वाइट लग रहे थे, विंग के मुंह में आटा था जिसे विंग खांसते हुए बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि विंग के वो ब्लैक रोब्स पूरी तरह से आटे में खराब हो चुके थे। वही विजान जिसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसके भी पूरे फेस पर आटा था, उसके बालों में आटा था, उसके रोब्स, उसके वो पर्पल रोब्स, उन सब पर भी आटा लगा हुआ था। और ये देखकर वांग जी थोड़ी देर के लिए तो उन दोनों को देखता है और अगले ही पल उस किचन में वांग जी की हंसी गूंज जाती है। वांग जी इतनी जोर से हंस रहा था कि बाहर जो लोग खड़े हुए थे वो भी शौक थे, क्योंकि वांग जी को यहाँ वे बहुत दिन हो चुके थे लेकिन आज तक उन लोगों ने वांग जी को हंसते हुए नहीं देखा। हाँ, वांग जी कभी कभी मुस्कुराता है जब भी वांग जी का मन करता है, लेकिन उन्होंने वांग जी को इतना होल हार्टेडली हंसते हुए कभी देखा ही नहीं। वांग जी लिटरली इतनी ज़ोर से हंस रहा था कि उसके पेट में दर्द होने लगा था। उसने अपने पेट को पकड़ रखा था और उन दोनों बाप बेटे की तरफ देख रहा था जो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आटे में सने हुए थे। और ये देखकर वांग जी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। विंग के बालों में आटा था, उसके आईज पर, उसके लिप्स पर, और यहाँ तक कि विंग जो खांस रहा था उसके मुंह में से भी आटा निकल रहा था और विजान की भी कुछ आदत ठीक नहीं थी। यह देखकर वांग जी बहुत जोर जोर से हंस रहा था। और ये नज़ारा देखकर वो सर्वेंट्स जो बाहर खड़े हुए थे वो भी धीरे धीरे अंदर आने लगे थे। और जब उन्होंने एम्परर को ऐसे देखा तो वो भी खुद को रोक नहीं पाए, वो भी हंसने लगे। उस किचन या फिर उस एरिया में लोगों की हंसी गूंज चुकी थी। और तभी जो वी फैमिली थी जो डिनर के लिए आने वाली थी, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर चल क्या रहा है तो वो भी किचन के अंदर आ गए। और फेंग मियान, मैडम यू, शिचेन और चेंग ने जब ये हालत देखी तो वो खुद को भी नहीं रोक पाए, वो भी हंसने लगे। थोड़ी देर तक इस हंसी का कॉम्पिटिशन चला कि कौन कितनी ज़ोर से हंस सकता है। रवांग जी भी अब शांत हो गया। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए अब वांग जो हंस रहा था वो
शांत हुआ। अब उसका फेस फिर से कोल्ड हो गया। हालांकि फेस पर स्माइल अब भी थी, लेकिन उसे पता है कि उसे इन दोनों को सुधारना था। होगा ये लोग कर क्या रहे थे? डिनर बनाने के लिए क्या सर्वेंट्स नहीं थे? तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? उन्होंने विंग और विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों ये कर क्या रहे हो? और अब तुम दोनों ने अपनी हालत क्या बना रखी है? तुमने पूरे किचन को बर्बाद कर दिया है। यह सुनकर विजान और विंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और विंग ने वांग जी की तरफ देखा और पाउट करते हुए कहा, लंजा, तुम्हें किचन खराब हो गया वो दिख रहा है, मैं खराब हो गया वो नहीं दिख रहा। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वो अपने सवाल को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो ना किचन खराब होता और ना तुम खराब होते। और विजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बोलकर वो विजान के पास गया। विजान ने जब ये अपनी मोम की इतनी अपनी डरावनी आवाज़ सुनी तो वो विंग के पीछे छुप गया। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ, हम ये यहाँ कुछ नहीं कर रहे थे, मैं तो बस आपके साथ आपके लिए कुछ बनाना चाहता था। ये अंकल किंग मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, मैं नहीं आना चाहता था, इन्होंने मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती की। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, वी। ये सुनकर विंग के आगे बढ़ेगी। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, यू, मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती की, तुम भी यहाँ आना चाहते थे। ये सुनकर विजान ने विंग की तरफ जैसे एक पपियाज दी हो कि प्लीज़ मुझे बचा लो, नहीं तो मेरी मम्मा मुझे छोड़ेगी नहीं। और ये देखकर विंग ने साई किया और वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लज्जा, मेरी गलती थी, मैं इसे यहाँ पर लेकर आया था, तुम्हें जो पनिशमेंट देनी है तुम मुझे दे सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने उन दोनों की तरफ देखा। तभी बड़े ने आगे आते हुए कहा, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे थे? क्या डिनर बनाने के लिए सर्वेंट्स नहीं थे? तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ये सुनकर विंग ने अपनी माँ की तरफ देखा और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, विजान ने विंग के पीछे देखते हुए कहा, ग्रैंडमा, हम लोग यहाँ पर केक बनाने आए थे। ये सुनकर मैडम न्यू के फेस पर फ्रोन आ गया। उसने कहा, केक? इस पर विजान ने नोट करते हुए कहा, बाबा माँ के लिए केक बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि आज मम्मा का बर्थडे है, इसीलिए वो मुझसे पूछ रहे थे कि मम्मा को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। और मुझे पता है कि मेरे मम्मा को सबसे ज़्यादा राइस केक पसंद है, इसलिए हम दोनों राइस केक बनाने आए थे। लेकिन मुझे लगा था कि इनको, अंकल किंग को सब कुछ आता है, लेकिन इन्हें कुछ नहीं आता। ये बस इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया और देखो मुझे भी भूत बना दिया। ये सुनकर विंग ने विचार की तरफ देखा। उसने आगे पीछे कुछ सुना ही नहीं, उसे बस एक वर्ड सुनाई दिया, विजान ने जो शुरुआत में से बाबा कहा था। और ये सुनकर एक पल के लिए विंग शॉक हो गया। तभी वांग जी भी अपनी जगह पर ही रुक गया था। विजान ने आज खुद से विंग को बाबा कहा था। ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल थी, आंखों में हल्के से आंसू थे। लेकिन जब विजान ने ये कहा कि उसे कुछ नहीं आता, ये सुनकर विंग ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, यू लिटिल रेडिस, तुमने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, तुम्हें पता भी मुझे क्या क्या आता है, मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता। और तुम्हें लगता है कि मुझे छोटी सी कुकिंग नहीं आती होगी? वो तो बस ये चावल भी खराब थे और ये आटा भी खराब था, नहीं तो हमारे ऊपर क्यों गिरता? ये जानबूझकर हमारे ऊपर गिरा था। वैसे मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ ना, और तुम भी मेरे बेटे हो, तो तुम भी मुझसे थोड़ा कम ही हैंडसम हो, लेकिन फिर भी तुम हैंडसम हो, तो इसलिए ये आटा हमारे ऊपर गिर गया, क्योंकि ये हमसे बस चिपकना चाहता था। ये सुनकर विजान ने बहुत ही वियर्डली विंग की तरफ देखते हुए कहा, अंकल किंग, आप ये क्या बोल रहे हो? ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो लोग हंसने लगे, लेकिन वांग जी फेस पर बस हल्की सी स्माइल थी। उसने विजान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब चलो यहाँ से, वैसे भी तुमने खुद को, तुम्हारी क्या हालत कर ली है? ये सुनकर विजान ने पाउट करते हुए कहा, पर मम्मा, मैं तो आपके लिए केक बनाना चाहता था और अंकल किंग भी आपके लिए केक बनाना चाहते थे, लेकिन सब कुछ खराब हो गया है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और जैसे वो आंखों में कुछ बोल रहे थे। वांग जी की आंखों में जैसे एक वार्मनेस थी। आज इतने दिनों बाद विंग ने वांग जी की आंखों में वार्मनेस ही देखी थी, और हो कुना, क्योंकि वांग जी का बर्थडे याद रखने वाला विंग पहला इंसान था। लेकिन आज के पहले किसी ने वांग जी के बर्थडे को याद नहीं रखा था। किसी को याद भी नहीं था कि वांग जी का बर्थडे आता कब है, और ना खुद वांग जी को याद रहता था, लेकिन विंग को याद था। और वो विंग के लिए उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा था। वो देख सकता था कि विंग के हाथों में बहुत जगह कट भी लगे हुए हैं और उसके हाथ जले भी हुए हैं। विंग सिर्फ उसके लिए केक बना रहा था, और ये देखकर वांग जी के दिल में जैसे वार्मथ फील रही थी। तभी शिचेन ने आगे आते हुए कहा, लंजा, तुम इन दोनों को लेकर जाओ और इनको तैयार करके लाओ, आज आज डिनर में बनाऊंगा। ये सुनकर सभी लोगों ने शिचेन की तरफ देखा, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है जब शिचेन डिनर बनाता है। शिचेन ने जब सबकी निगाहें अपने ऊपर फील की तो उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा,
आज डिनर मैं बनाऊंगा। वैसे भी डिनर के लिए मैंने इन लोगों को कह दिया था कि आज क्या क्या बनाना है। आज तुम्हारा बर्थडे था, मैं तुम्हें डिनर पर सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बेटे ने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं खुद अपने हाथों से डिनर बनाऊंगा, तब तक तुम इन्हें तैयार करके लेकर आओ। और मैं जानता हूँ तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। ये सुनकर वांग जी ने सिचन की तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी थी। पहली बार था जब उसके गगा उसके लिए कुछ बना रहे थे, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रही थी। और उसे पता है कि अगर वो थोड़ा देर और यहाँ पर रुका तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। इसलिए उसने विजान के हाथ को पकड़ा और वहाँ से उसे ले जाने लगा। और विंग भी बिल्कुल किसी लॉस्ट पपी की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके बाद विंग अपने रूम में गया और वांग जी विजान को लेकर उसके रूम में गया था। और इधर किचन ने सर्वेंट से उस किचन को क्लीन करवाया। उसके बाद वो डिनर बनाने लग गया था। और मैडम ने भी किचन की मदद की थी और सर्वेंट्स थी, उन्होंने भी किचन की मदद की थी। और लगभग 2 घंटे बाद सब कुछ बनकर तैयार हो चुका था। और तब तक वांग जी, विंग और विजान भी आ चुके थे। और अब की बार वो लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। पहले तो यहाँ से जब गए थे तो भूत लग रहे थे। जो वांग जी, विंग और विजान डाइनिंग टेबल पर आए तो वो शौक थे, क्योंकि पूरा डाइनिंग टेबल भरा हुआ था। और जितने भी डिशेस थे वांग जी देख सकता था कि उसकी और विजान की फेवरेट डिशेस है। ये देख कर वांग जी ने किचन की तरफ देखा। सिचेन जिसे पता था कि वांग जी की तरफ देखेगा, इसलिए वो वांग जी के पास आया। उसने वांग जी के सिर पर पेट करते हुए कहा, आज से पहले मैंने कभी एक भाई होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। मुझे पता तक नहीं था कि एक भाई होता कैसा है। लेकिन जब मैं तुमसे दूर रहा और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत समझ में आए। और तुम्हें इमोशनल फील होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है। हमारे माँ बाबा जाने के बाद तुमने तो मेरा ख्याल रखा, लेकिन मैं तो तुम्हारा ख्याल रखना भूल ही गया। लेकिन आज ये सब तुम्हारी फेवरेट डिशेस है, प्लीज़ खाकर बताओ कि कैसी बनी है। ये बोल किचन की आंखें हल्की सी नम थी। और ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसके बाद वो सभी लोग बैठ गए थे। आज वांग जी और विंग के बीच में विजान था और वांग जी के पास ही शेर बैठा हुआ था। वांग जी जब डिश को टेस्ट किया तो उसकी आंखों से आंसू बह गए, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही स्वाद था जैसे उसकी माँ बनाया करती थी। उसने शेर की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने बस नोट किया और ये देख शेर के फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई। इसके बाद सभी लोग अपना अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वांग जी और विंग, शिचेन और वांग जी का रिश्ता था वो सुधर रहा था। उनकी लाइफ्स नॉर्मल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक दिन जब वांग जी गार्डन में बनीस के साथ खेल रहा था और विजान भी उसके साथ था, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, लंजा। वांग जी भी आवाज़ सुनता है तो वो उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो खड़ा होता है और उस आवाज़ की तरफ देखता है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वेनकेट सिंह खड़ा हुआ था। सिर्फ वेनकेट सिंह ही नहीं बल्कि उसके साथ जाव जिशु, और जाव जिशु के साथ एक और गर्ल खड़ी हुई थी। ये और वेनकेट सिंह ने जैसे वांग जी को देखा वो तुरंत गया और उसने वांग जी को हक कर लिया। ये एक ब्रदरली हक था। उसने वांग जी को हक किया और थोड़ी देर बाद लगते हुए कहा, लंजा तुम फाइनल यहाँ पर आ गए। तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कहाँ कहीं नहीं ढूंढा। तुम ऐसे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। ये सुनकर वांग जी ने वेनकेट सिंह की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी वेनकेट सिंह काका, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर हूँ ना। ये सुनकर वेनकेट सिंह ने नोट किया वही वो ओमेगा जो वहाँ पर खड़ा हुआ था। वेनकेट सिंह ने जब देखा कि वो अपने ओमेगा को तो भूल ही गया, तो उसने जिशु के हाथ को पकड़ा और उसे आगलाते हुए कहा, लंजा ये जा जिशु मेरा ओमेगा, मैं तुम्हें हर बार इसके बारे में सब बताया करता था ना, देखो ये कितना क्यूट है। ये सुनकर वांग ने नोट करते हुए कहा, आप सच में बहुत क्यूट हो। ये बोलकर उसने उन दोनों की तरफ वो किया। जादू ने जब ये देखा तो वो आ गया। उसने वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, लंजा तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तुमसे बहुत टाइम से मिलना चाहता था। मेरा हस्बैंड हमेशा तुम्हारी बातें किया करता था, तो मैं बस देखना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन है जिसे मेरे हस्बैंड को छोटा भाई मिल गया है। और मैं भी उसने ये मुझसे कहा करता था कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो, तो इसलिए मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। ये सुनकर वांग जी के फेस ईयर्स रेड हो गए। उसने वांग जी ने तभी उस लिटिल गर्ल पर गई। उसने जीशु की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये 6 साल पहले? ये सुनकर जीशु ने नोट करते हुए कहा, इसका नाम श्रेयांग है और ये मेरी और वेनकेट सिंह का फर्स्ट बोर्न है। उस वक्त जब वेनकेट सिंह वापस गया था यहाँ से, तब इसी का बर्थ हुआ था। ये सुनकर वांग जी फेस पर स्माइल आ गई। और वहीं जियांग जो एक तरफ देख रही थी वो विजान को देख रही थी जो उन बनीज के साथ खेल रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पर एडल्ट्स क्या बातें कर रहे हैं। शियांग भी दौड़ कर गई वो विजान के पास। वो वहाँ पर खड़ी हो गई, उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा,
कि क्या मैं भी इन बंदीज के साथ खेल सकती हूँ। ये सुनकर विजान ने शांग की तरफ देखा। शांग विजान से बड़ी थी। विजान ने शांग की तरफ देखते हुए उसने अपनी मम्मा की तरफ देखा। वांग जी ने नोट किया तो विजान ने भी नोट कर दिया और शांग और विजान उन बंदीज के साथ खेलने लगे। वहीं इस दूसरी तरफ वेन केजिंग और जाजिशु और वांग जी अपनी ही बातें करने लग गए थे। और उस दिन वो लोग आए थे, कुछ दिनों तक वहाँ पर रुकने वाले थे और इसलिए उन लोगों ने शाम को डिनर एक साथ किया। वेन केजिंग ने अभी भी विंग को पूरी तरह से माफ़ नहीं किया था, लेकिन अब वो उससे बात कर लिया करता था कि वांग जी वापस आ चुका है। और नेक्स्ट डे जाजिशु था वो यिलिंग के मार्केट में घूमना चाहता था कि उसने बहुत कुछ यिलिंग के मार्केट के बारे में सुना था, इसीलिए वो विजान, वांगजी और वेनकेजिंग को लेकर वहाँ पर जा चुका था। विंग भी जाना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी और अभी काम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए विंग नहीं जा पाया था। और वो लोग गए थे। देखते ही देखते मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और इस वजह से जीशु जो कि प्रेग्नेंट था, जीशु फिर से प्रेग्नेंट था, इसलिए वेनकेजिंग ने जीशु, विजान को और शियांग को वापस भेज दिया था। और वांगजी और वेनकेजिंग को एक ऐसा पर्सन मिला था जो बहुत सारे हर्ब्स वहाँ पर बेच रहा था, इसलिए उन लोगों को थोड़ा आने में टाइम हो चुका था और यहाँ विंग वांगजी का इंतज़ार कर रहा था। विजान आ चुका था, उसने विजान को सुला दिया था और आज का माहौल बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे आज से 6 साल पहले था। वही बिजलियाँ कड़क रही थी, वही अंधेरा था, वही हवाएं चल रही थी, वैसे ही बारिश हो रही थी और विंग का दिल धड़क रहा था, वो काँप रहा था। तभी उसे फिर से 2 फिगर आते हुए दिखाई देते हैं और आज भी बिल्कुल वो फिगर वैसे ही लग रहे थे जैसे आज से 6 साल पहले विंग ने देखा था। वांगजी वेनकेजिंग का जो हाम्फो था वो वांगजी के शोल्डर पर था और दोनों ही बहुत ज़्यादा भीगे हुए थे। ये देखकर विंग की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसने वांगजी की तरफ देखा, उसकी आंखों में क्या था ये कोई नहीं समझ पा रहा था। तब तक वांगजी भी वहाँ पर आ चुका था और वेनकेजिंग अपने रूम में जा चुका था। वांगजी ने जब सामने आते ही विंग की तरफ देखा तो एक पल के लिए वो शॉक हो गया। उसने विंग की तरफ देखते हुए अब जैसे विस्पर किया हो विंग, क्योंकि विंग की आंखों में उसे जो दिख रहा था वो पता नहीं क्यों वांगजी को अजीब सा डर लग रहा था। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। बहुत दिनों बाद ये पार्ट मैं लेकर आई हूँ, ये इस वेव का सेकंड लास्ट पार्ट था। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि विंग का रिएक्शन क्या होगा। क्या वो वही करेगा जो उसने आज से 6 साल पहले किया था या फिर वो वांगजी को बोलने का मौका देगा। और वांगजी क्या करने वाला है, अगर विंग उसके साथ फिर से वही सब करेगा या फिर उस पर शक करेगा तो वांगजी का रिएक्शन क्या होगा। क्या वो विंग को छोड़कर चला जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, जो कि मैं कल लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना ख्याल रखना।